नमस्कार। आज हम यथार्थ की यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स ऑफ रियलिटी पर एक गहन चर्चा करेंगे। जी। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारे भौतिक जगत का मतलब फिजिकल वर्ल्ड का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मतलब परीक्षा के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने के लिए कि हमारे आसपास की दुनिया असल में काम कैसे करती है। हम गति, बल और ऊर्जा के उन अदृश्य नियमों को समझेंगे जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। तो आज की चर्चा का प्रारूप ऐसा रहेगा कि हम एक एक करके कुछ अवधारणाओं को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्लाइड्स की तरह समझेंगे। बिल्कुल एक ऑनलाइन क्लास की तरह। हाँ, ये अच्छा रहेगा ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। चलिए। तो हमारी पहली अवधारणा है अदिश बनाम सदिश, मतलब स्केलर वर्सेस वेक्टर। जी। भौतिकी में किसी भी चीज को मापने के दो तरीके हैं। हाँ। पहला है अदिश यानी स्केलर। इसमें केवल परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, समय या ऊर्जा। जब हम कहते हैं 5 किलो चीनी तो हम बस मात्रा बता रहे हैं, ये नहीं बताते कि किस दिशा में 5 किलो। सही है। और दूसरा हुआ सदिश यानी वेक्टर। जी। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे वेग या बल। बिल्कुल। जब कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर जा रही है तो ये एक सदिश राशि है। दिशा बहुत जरूरी है। इसमें एक दिलचस्प बात भी है ना? हाँ, एक बहुत ही रोचक तथ्य है। विद्युत धारा यानी करंट और दाब यानी प्रेशर, इनमें दिशा तो होती है। इनमें दिशा होती है, फिर भी ये अदिश राशियां हैं क्योंकि ये सदिश योग के जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती। ये एक थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है पर जानना मजेदार है। अच्छा, चलिए अब गति से जुड़ी दो बहुत ही जरूरी चीजों को समझते हैं। दूरी और विस्थापन। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों अक्सर एक जैसे लगते हैं पर है बहुत अलग। बिल्कुल अलग है। दूरी को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घुमावदार रास्ते से होकर किसी दुकान तक जाते हैं। ठीक है। तो आपने कुल जितना रास्ता तय किया वो दूरी है। ये हमेशा धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव। और विस्थापन, उसी उदाहरण में विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा आपके घर और दुकान के बीच की सीधी सबसे छोटी दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा। और ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे? अगर आप दुकान जाकर वापस घर आ गए तो दूरी तो बढ़ गई, शायद 2 किलोमीटर हो गई। हाँ। लेकिन आपका विस्थापन शून्य हो गया क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी। और यहीं से औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला भी बनता है, खासतौर पे जब कोई समान दूरी अलग अलग चाल से तय करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं त्वरण और प्रक्षेप्य गति पर। एक्सेलरेशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन, आसान भाषा में ये वेग में बदलाव की दर है। जब आप बाइक की रफ्तार बढ़ाते हैं तो आप त्वरित होते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक और पहलू है, वेग का घटना भी त्वरण ही है। अच्छा। हाँ, जिसे हम मंदक या डिसीलरेशन कहते हैं, या ऋणात्मक त्वरण। ब्रेक लगाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। समझ गए। अब बात करते हैं प्रक्षेप्य गति की, प्रोजेक्टाइल मोशन। जी। जब किसी चीज को फेंका जाता है, जैसे तोप से निकला गोला या भाला, हाँ, तो वो एक साथ आगे भी बढ़ता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे भी आता है। और उसका जो रास्ता होता है वो एक खास आकार का होता है, परवलय आकार या पैराबोलिक। इसके बारे में दो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने पढ़ा था। हाँ, दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, किसी चीज को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए 45 डिग्री का कोण सबसे अच्छा होता है। 45 डिग्री। हाँ, और दूसरी बात, जब वो वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है, मतलब एकदम टॉप पर, तो उसके वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। वाह, ये तो बहुत स्पेसिफिक जानकारी है। जी बिल्कुल। चलिए अब एक अलग तरह की गति देखते हैं, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु एक गोले में घूमती है तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक त्वरित गति है, भले ही उसकी रफ्तार एक समान हो? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये एक त्वरित गति है, पर रफ्तार तो बदल नहीं रही। रफ्तार यानी चाल नहीं बदल रही, पर उसकी दिशा लगातार बदल रही है। अच्छा। और हमने अभी बात की थी कि वेग एक सदिश राशि है, उसमें दिशा होती है। तो दिशा में बदलाव का मतलब है वेग में बदलाव, और वेग में बदलाव का मतलब है त्वरण। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ। तो फिर कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कोणीय वेग ये बताता है कि कोई वस्तु केंद्र पर कितनी तेजी से कोण बना रही है। इसे हम ग्रीक अक्षर ओमेगा
ओमेगा से दर्शाते हैं। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके सूत्र हैं, जैसे ओमेगा इक्वल्स टू थीटा टी, मतलब कोण बटा समय। और एक और संबंध है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जो रेखीय वेग और कोणीय वेग को जोड़ता है। और अगर कोई चीज बहुत तेजी से घूम रही हो, जैसे 1 सेकंड में कई चक्कर लगा रही हो? हाँ, अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है तो उसका कोणीय वेग 2 पाई n होगा। ठीक है, अब आते हैं भौतिकी के सबसे प्रसिद्ध नियमों पर। न्यूटन के गति के नियम। हाँ, पहला नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जी, इसे सरल भाषा में समझें तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती। मतलब अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं ना? हाँ, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का मापन वस्तु के द्रव्यमान यानी मास से होता है। जिसका मास ज्यादा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा। ठीक है। दूसरा नियम जो बल और संवेग के बारे में है, फोर्स एंड मोमेंटम। और संवेग यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, P = mv। बिल्कुल। दूसरे नियम का सार यह है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। और यहीं से हमें वो प्रसिद्ध सूत्र मिलता है। हाँ, यहीं से मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि पहला नियम एक तरह से दूसरे नियम का ही एक विशेष मामला है। ये तो हमने शुरू में भी बात की थी। अब तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। ये शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नियम है। हाँ, बहुत आम है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे रॉकेट का ऊपर जाना, गैस नीचे जाती है, वो क्रिया है, और रॉकेट ऊपर जाता है, वो प्रतिक्रिया है। या वो न्यूटन का पालना, न्यूटन्स क्रेडल, जिसमें वो गेंदें टकराती हैं। बिल्कुल, वो भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी से संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी निकलता है। ठीक है, अब जब चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है? मतलब टक्कर के भी प्रकार होते हैं? हाँ, टक्करें भी अलग अलग तरह की होती हैं। 3 मुख्य प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है प्रत्यास्थ टक्कर यानी इलास्टिक कोलिजन। इसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। दूसरी है अप्रत्यास्थ यानी इनइलास्टिक। इसमें केवल संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा का कुछ हिस्सा खो जाता है, आवाज या गर्मी के रूप में। और एक तीसरी भी होती है? हाँ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें टकराने के बाद पिंड आपस में चिपक जाते हैं। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है आवेग, इम्पल्स। जी, ये तब होता है जब कोई बड़ा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगता है, जैसे क्रिकेट का बल्ला जब गेंद से टकराता है। बिल्कुल सही। आवेग को हम बल और समय अंतराल के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं, और ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये भी एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अब वापस वृत्तीय गति पर आते हैं। जब कोई कार मोड़ पर घूमती है तो उसे कौन सा बल मोड़ पर बनाए रखता है? यहाँ 2 तरह के बलों की बात होती है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। हाँ, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो आवश्यक बल है। आवश्यक बल? हाँ, वो बल जो वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है ताकि वो वृत्ताकार पथ पर बनी रहे। इसका सूत्र है F = mv²r। तो फिर अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? क्या ये सच में कोई बल है? नहीं, ये एक छद्म बल है, सूडो फोर्स। छद्म बल? हाँ, ये वास्तव में जड़त्व का प्रभाव है जो हमें बाहर की ओर महसूस होता है। हमारा शरीर सीधा जाना चाहता है पर कार मुड़ जाती है, और हमें लगता है कि कोई हमें बाहर धकेल रहा है। बिल्कुल, पर इसका इस्तेमाल बहुत होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने या दूध से मक्खन निकालने में यही सिद्धांत काम करता है। चलिए अब बात करते हैं घर्षण की, फ्रिक्शन। एक ऐसा बल जिसके बिना हम चल भी नहीं सकते। हाँ, ये एक विरोधी बल है और इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे? ये हमेशा गति की दिशा के विपरीत होता है और ये सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं। अच्छा, एरिया पर निर्भर नहीं करता? नहीं, और स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर सर्पी यानी स्लाइडिंग, और सबसे कम होता है लोटनिक यानी रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए पहिए बनाए गए। बिल्कुल। अब बात करते हैं बल आघूर्ण की, टॉर्क। यानी किसी चीज को घुमाने वाला बल, जैसे रिंच से नट खोलना। सही। टॉर्क को हम फोर्स गुणा मोमेंट आर के रूप में परिभाषित करते हैं, मतलब बल और दूरी का गुणनफल। और संतुलन, इक्विलिब्रियम की क्या शर्तें हैं? संतुलन के लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। वस्तु का गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हो सके नीचे होना चाहिए और वो आधार से गुजरना चाहिए।
अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं, सरल मशीनें। सिंपल मशीन्स। और इसमें हम बात करेंगे उत्तोलक की, लेवर्स। ये हमारे काम को आसान बनाते हैं। इनके 3 मुख्य हिस्से होते हैं, आलंब, फलक्रम, आयास, एफर्ट और भार, वेट। जी, और इनके क्रम के आधार पर उत्तोलक की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी कौन सी है? प्रथम श्रेणी में आलंब यानी एफ, बीच में होता है भार और आयास किनारों पर। इसका उदाहरण? कैंची, पिलास, तराजू। ठीक है। और द्वितीय श्रेणी? द्वितीय श्रेणी में भार यानी डब्ल्यू बीच में होता है, जैसे सरोता या नींबू निचोड़ने की मशीन। और तीसरी श्रेणी? तृतीय श्रेणी में आयास यानी ई बीच में होता है, जैसे चिमटा या मनुष्य का हाथ। तो ये थी यथार्थ की यांत्रिकी की एक झलक। हमने अदिश सदिश से शुरुआत की, फिर न्यूटन के नियमों को समझा और घर्षण, आवेग और सरल मशीनों तक पहुंचे। हाँ, और निष्कर्ष यही है कि भौतिक विज्ञान केवल सूत्रों का समूह नहीं है। नहीं, यह प्रकृति को समझने की एक भाषा है।